नाम सासम, मैं सदिया को आप मेरे दोस्तों आपका और हमारा अपना इलेक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते दोस्तों वीडियो जनाब वक्फ बोर्ड बिल इन पार्लियामेंट। अच्छा जी, देखते हैं ये बड़ा बवाल भाई इंडिया में मचा हुआ है। इससे पहले एक बवाल हुआ था हलाल सर्टिफिकेट पर, हलाल की चीज़ों पर, उस पर बड़ा बवाल हुआ। एक तो ये कोई भी इशू होता है इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब शोर शराबा हो जाता है, खासकर मुसलमानों का कोई टॉपिक होता है। तो देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा सर? हाँ तो साहब फिर से एक बार इस्लाम खतरे में आ गया और सवाल उठने लगे कि इस्लाम में कुरान में क्या लिखा है ये कौन तय करेगा। ये वैसे ही इस्लाम खतरे में आया है जैसे जब तलाक बिद्दत के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे थे तो ये लोग चिल्ला रहे थे कि इस्लाम खतरे में आ गया। ये वैसे ही इस्लाम खतरे में बता रहे हैं जैसे शाहबानों के टाइम पर एक गरीब महिला अपने लिए 300 रुपये महीना मांग रही थी तो कह रहे थे इस्लाम खतरे में आ गया। ये वैसे ही बताते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया जैसे कुछ दिन पहले एक मुसलमान महिला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसका खर्चा तलाक के बाद मिलेगा। ये वैसे ही इस्लाम खतरे में बता रहे हैं जैसा इन्होंने ट्रिपल तलाक के बाद बताया था कि शादीशुदा नए लड़कों को मुसलमानों को जेलों में भरने का डालने का ये मंसूबा है और उसके बाद 3-4 साल में ये ना बता पाए कि ट्रिपल तलाक लॉ के चलते कितने मुसलमान मर्दों को जेलों में डाला गया। इन्हीं जलीलों पर, इन्हीं कमीनों पर आज बात करूंगा। कल धुनाई भी करी है, इंटेलेक्चुअल सवाल भी पूछे जिनका जवाब नहीं मिला और सरकार से जो मेरी शिकायत है इस बिल के बाद भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया गया है, जो सरकार को लेके अभी भी मेरी शिकायत है इस बिल को पढ़ने के बाद, वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कंटेंट और मेरे नाराजगी और मेरे आर्गुमेंट कैसे लगे। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब वही डिबेट हो रहा था, हल्ला मच रहा था मेरे बोलने से पहले, इस्लाम खतरे में है, ये खतरे में है, ज़मीनों को हड़पने का मंसूबा है। जब सारी बात हो गई तो साहब मेरे पास कमेंटेटर आए तो मैंने एक मासूम सा सवाल पूछा। आप लोग देख रहे होंगे ना कि आप अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं, वक्फ एक्ट में ये क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो मेरे मासूम सा सवाल सुनिए पहले आप। जी शुक्रिया, जय हिंद वंदे मातरम। देख लीजिएगा बीच में कोई ना बोले। जी कोई नहीं बोले। पहली चीज, अमीश भाई बहुत डायलॉग सुने, कोई इस्लाम का, ये इस्लाम का मैटर है, कुरान का मैटर है, फलाना है और कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। आज बहस भी देख रहा था। ये बताइए अमीश जी, ये जो बिल आया था, ये एक्ट जो बना था, ये 1955 में वक्फ एक्ट बना था। बड़ा मासूम सा सवाल है, 1955 में ये वक्फ एक्ट बना था। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 1995 में भी करी, अमेंडमेंट लेके आई। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 2013 में भी की, अमेंडमेंट लेके आई। यार जब 1995 में और 2013 में सरकार छेड़छाड़ कर रही थी तब तो इस्लाम खतरे में नहीं आया था, तब तो कुरान खतरे में नहीं आया था। वो अमीश इस मारे नहीं आया था क्योंकि उस छेड़छाड़ के दम पर जमीन के लुटेरों को फायदा हो रहा था। अगर इस्लाम खतरे में था तो 1995 में अमेंडमेंट का प्रोटेस्ट करते ना, जैसे आज कर रहे हो। लेकिन जहां पर तुम्हारा फायदा हो रहा था तुम अमेंडमेंट के लिए चुप रहे, जहां तुम्हारा नुकसान हो रहा है तुम कह रहे हो इस्लाम खतरे में है। यह है इन लोगों का दोहरा चेहरा। जी आई बात समझ में। और जो मैं बोल रहा हूं जमीन के लुटेरे, तो मेरे कोई मुसलमान भाई ये ना समझे कि मैं ये बोल रहा हूं कि जमीन के लुटेरे जो हिंदुओं की जमीन लूटते हैं। ना 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 ना, अभी इसी डिबेट में भी बताया और अभी बताऊंगा भी और नाम लेके बड़ी जिम्मेदारी से बताऊंगा। यहां जमीन के जो लुटेरे हैं वो मुसलमानों की जमीनें जो अल्लाह के और इस्लाम के नाम पर लोग दे के गए, अच्छी नीयत के मारे दे के गए कि इससे जो किराया आएगा या इस जमीनों से जो आमदनी होगी वो कहीं ना कहीं कौम की महिलाओं के, लड़कियों के, बच्चों को पढ़ाने के, स्कॉलरशिप के, या किसी तलाकशुदा महिला को की मदद करने के लिए या किसी बेवा की मदद करने के लिए वगैरह वगैरह, इसके लिए जो पैसा काम आएगा उसे जमीन के मुसलमान लुटेरे उसी जमीन को लूटते हैं।
लाखों एकड़ जमीन है और पूरे हिंदुस्तान में किराया आ रहा है 150-200 करोड़, लाखों एकड़ जमीन का। ये लुटेरों से ये मतलब है। और इस लूट के चलते एक दाएं हाथ से मुसलमानों की जमीनें लूट रहे होते हैं और मौका मिलते ही बाएं हाथ से किसी गरीब गैर मुसलमान की जमीन लूट रहे होते हैं। और अगर मैं कहूं कि गुर्बत का कोई मजहब नहीं होता तो दोनों की जमीनें गरीबों की लूट रहे होते हैं वक्फ के नाम पर, और उसे थ्रो अवे, माटी की भी महंगी है, उससे उसे मूंगफली का छिलका उस दाम पर किराए पर देकर लोग अपने वहां से नोट अपनी जेबें भारी कर रहे हैं। यह मेरा मतलब था। तो अगर तुम्हें यह मानते हो कि एक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए तो 1995 में भी बवाल करते ना, 2013 में भी करते ना, पर वहां पर तुमको जो अधिकार छेड़छाड़ के दम पर मिल रहे थे वो तुम्हें हड़पने में किसी चीज का फायदा पहुंचा रहे थे, चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, वो हड़पने में तुम्हारा फायदा पहुंचा रहे थे। या मुसलमान जो दे के गया था उसको आंख बंद करके किसी को मूंगफली के छिलके की कीमत पर उस संपत्ति को किराए पर देकर तुम्हें फायदा हो रहा था, करोड़ों का फायदा हो रहा था, तो वहां तुम चुप रहे, वहां इस्लाम खतरे में नहीं आया। अब तुम्हें यह छेड़छाड़ नजर आ रही है क्योंकि तुम्हारी जो बही खाते थे उन पर अब सरकार कह रही है, पर सरकार से मैं खुश नहीं हूं, बताऊंगा उन सर पे जो कह रही है सरकार की, नहीं भैया ये सब खाते वाते साफ करो, जरा पूरा ब्यौरा दिखाओ। तो ये है फर्क। छेड़छाड़ वहां भी हुई थी, छेड़छाड़ यहां भी हुई है। वहां नो जेब भारी हो रही थी तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा था, यहां जेब हल्की होने का डर है तो तुम इस्लाम बीच में ले आए, और जहां तुम इस्लाम बीच में ले आए तुम्हें सुनने वाले जाहिल तुम्हारी बात पर ज्यादा यकीन करेंगे और रिजवान अहमद की बात पर कम यकीन करेंगे। फिर से यह सवाल पूछा कि बताओ तो कि 1995 में विरोध क्यों नहीं किया उस छेड़छाड़ पर। सुनिए क्या जवाब दिया। बस आप इतना बता दो कि 1995 और 2013 में जब अमेंडमेंट आए थे आपने विरोध क्यों नहीं किया था, बस इतना बता दो। ठीक है अजीज खान, जवाब अजीज खान जवाब। विरोध इसलिए नहीं किया था कि उनकी नीयत ठीक थी। आज आपकी नीयत ठीक नहीं है, मनसा ठीक नहीं है, आप अपना चाहते हैं, वो चाहते हैं नीयत गलत है। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो अपने मित्रों को देना चाहते हैं। तो छेड़छाड़ तब भी हुई थी ना। और सुनिए, नहीं तो वक्फ एक्ट से छेड़छाड़ तो तब भी हुई थी। अरे सर सुन लेना, सर सुन लेना। नहीं अभी आपके सांसद ने बोला, ये किसी और ने नहीं बोला, सपा के सांसद ने बोला कि इस्लामी से भी तकलीफ है। ये सोच पर सवाल है। नहीं ये मतलब तब वक्फ के एक्ट में जब छेड़छाड़ हुई थी तब वो छेड़छाड़ नहीं थी, अब ये छेड़छाड़ है। ओके रिजवान अहमद 10 सेकंड रिजवान जी दिए रिजवान अहमद दिए 10 सेकंड जी। अमीश भाई इसका मतलब आज अजीज खान साहब ये बोल रहे हैं कि ये नियत पर और एक प्रिजम्पशन के मारे विरोध कर रहे हैं और किसी तर्क के आधार पर विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है नियत खराब है इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। अरे मेरे भाई ये कौन सा लोकतंत्र है जहां पर नियत का भी आपको पता चल जाता है अजीज भाई। हाँ तो अजीज क्या बोला आप लोग ने सुन लिया। साहब आप तर्क पर आर्गुमेंट करिए ना। अब इस टाइम तक बिल आ चुका है, बहस हो चुकी है, अब आप ये बताइए वहां पर आपको अजीज, वैसे आदमी तमीजदार है तो मैं उनको अजीज भाई बोल दूंगा, दो यहां पर महा जाहिल थे, एक तो वो जाहिल रशीदी और एक AIM का प्रवक्ता। एक बात बताओ, बिल आ चुका है, पढ़ी लिखी बात कर रहा हूं, तुम बिल लेके बैठो, तुम बताओ ये अमेंडमेंट इस्लाम के खिलाफ है, ये अमेंडमेंट वक्फ का जो कंसेप्ट है उसके खिलाफ है, ये अमेंडमेंट एक गरीब मुसलमान के लिए नुकसानदेही है, इस अमेंडमेंट की वजह से वक्फ की प्रॉपर्टीज में आने वाले किराए कम हो जाएंगे। ये बोलो ना, ये बोलो इस एक्ट की, इस अमेंडमेंट की वजह से वक्फ की संपत्ति खतरे में पड़ जाएगी। तुम ये बोलो ना। क्या बोल रहा है अजीज खान? मुसलमानों सुन रहे हो? क्योंकि नीयत खराब है हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि ट्रिपल तलाक में यही डायलॉग चल रहे थे, नीयत खराब है। अरे भाई क्या नीयत खराब है? जिस लड़की का तलाक 9 सेकंड में होता था कम से कम 90 दिन में तो हो रहा है। कम से कम मान लिया, चलो जिसने ठान ली वो देगा, मान लिया,
लेकिन 90 सेकंड के बजाय 90 दिन में हो रहा है, तो कहीं 100 जगह भी अगर तलाक हो रहा होगा तो कम से कम 2-3 जगह तो बच जाता होगा कि 90 दिन में सोचने का कुछ मौका मिल जाता होगा। मुसलमानों, जिसका तलाक नहीं होता होगा वो तुम्हारी ही कहीं बहन होती होगी ना, या तुम्हारी ही कहीं बेटी होती होगी ना, ठीक? तो वो तुम लोगों को इस्लाम में खतरा लग रहा था। और बताओ ना कि यार इस लाइन में ये खतरा है, हवाई में बात कर रहे हो। और जब कोई कहता है हमें मुसलमान की नियत पर शक है, हमें मुसलमान की वतन परस्ती पर शक है, तो नाराज हो जाते हो, कहते हो कैसे शक है, हम क्यों सफाई दें, तुम हम पे क्यों शक कर रहे हो। यानी शक करने का भी हक सिर्फ मुसलमान को मिला है, वो हिंदू पर और भाजपा पर सिर्फ मुसलमान को मिला है। पलट के जब हमारे ऊपर शक होता है तो हम नाराज हो जाते हैं, हम आंखें दिखाने लगते हैं, हम कहते हैं हिंदुस्तान हमारे बाप का है। तो अगर शक का खेल तुम खेलते हो तो शक का खेल तो वो भी खेलेंगे ना मेरे भाई। अब आगे सुनो, अब ये जाहिल को बोलने का मौका मिला, तो मैंने जो बोला 1955 में वक्फ एक्ट आया, तो वक्फ एक्ट एक्चुअली इंट्रोड्यूस 1954 में हुआ था और इंप्लीमेंट हुआ जाकर 55 में, पर जाहिल तो जाहिल रहेगा। अब इसने सोचा कि मैं भाई रिजवान अहमद जो पूरे ऊपर वाले की दया से, आप लोगों के प्यार से 2-4 मासूम सवाल पूछता हूं जब भी डिबेट में जाता हूं, और पूरा डिबेट उन्हीं सवालों पर लाके केंद्रित कर देता है आपका भाई, भले हाहाकार मच जाए। तो इस जाहिल को लगा कि मैं रिजवान अहमद को गलत प्रूव कर दूं, और सुनना ये बाद में बोला क्या, ये चीज जो आप लोगों को यकीन आ जाएगा कि ये कितना जाहिल आदमी होगा। हाँ, जानकारियां गलत रखी जा रही हैं जी। कैसे? कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब 1955 में एक्ट बना, 1955 में नहीं बना, वक्फ एक्ट बना है 1954 में, 1923 में बना, 1954 में बना। आपकी जानकारी गलत है, 1923 में कैसे बन जाएगा? बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है। 1923 में कैसे बन जाएगा? 47 में तो देश आजाद हुआ, 47 में देश आजाद हुआ, और 23 में वक्फ एक्ट बन गया। अरे चुप रहिए, चुप रहिए, मेरा नंबर है बोलने का, चुप रहिए। जाहिल ने अपनी औकात दिखा दी, कह रहा है आजादी से पहले कोई एक्ट कैसे आ सकता है। अरे मैंने इस डिबेट में बाद में एक जाहिल से कहा कि मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 में आया था। जाहिल, ये देश जो आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद आजाद हुआ था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। अरे इस देश में जब अंग्रेज थे, जाहिल को यही तो फर्क होता है। जाहिल में ये जितना तैयारी करके आ जाए, कह रहा है कि आजादी से पहले एक्ट कैसे आ गया, और निरी बकवास करके। ये तो आदमी यार लानती आदमी है, कसम से जूता खोर है साला। मिल जाए तो मारी मार इसके जूते, इसका बस चेहरा लाल कर दूं। सुनो, दूसरी बात ये बताइए, कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहा, और आप जवाब ले नहीं रहे अमीश भाई, आप जवाब ले नहीं रहे कि सीधी सीधी जैसे टाइटल सूट की लड़ाई होती है, जी जी, वक्फ बोर्ड सिविल कोर्ट जाकर अपने टाइटल सूट की लड़ाई जमीन के, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब तीसरी बात और अपनी बात खत्म करूंगा। जो वक्फ की जमीन की लड़ाई होती है, अमीश भाई एज अ लॉयर बता रहा हूं, और मुझे यहां पर प्लीज आप लॉयर या एडवोकेट लिखा करिए। ये मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम धर्म गुरु की देश में कोई इज्जत नहीं रह गई है, तो आप एडवोकेट लिखा करिए मुझको। अब यह बात आती है कि जो वक्फ की जमीन की लड़ाई है, ये टाइटल सूट है, टाइटल सूट। तो टाइटल सूट को टाइटल सूट की तरह लड़ो। अगर वक्फ ये मानता है कि ये जमीन मेरी है, वक्फ का अधिकार है उस जमीन के लिए लड़ने के लिए, अधिकार है। एक टाइटल सूट तैयार करो, सीनियर डिवीजन में जाओ, अपने कागज लगाओ, सिविल कोर्ट में जाकर इसका मुकदमा करो। प्रथम दृष्टिया कोर्ट आपके कागज देखेगा, दूसरी पार्टी को कोर्ट नोटिस इशू करेगा, दूसरी पार्टी अपने कागज लेके आएगी, मुकदमा चलेगा। अगर आपके कागज सही होंगे, जमीन वक्फ को मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है। जावेद अहमद ने बोला है, जो वक्फ वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष है या चेयरपर्सन है, कि तेलंगाना में इस फैमिली ने 3000 करोड़ की जमीन पर वक्फ की कब्जा कर रखा है। और ये कब्जा ये नहीं है कि इनके ये परमानेंट मालिक हो गए। मैं जहाँ पर भी आप लोगों को करेक्ट कर दूं, ऑथेंटिसिटी ऑफ द न्यूज़ मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मौका पड़ेगा तो चैनल भी बता दूंगा, लिंक भी बता दूंगा कि कहाँ इंटरव्यू में ये चीज़ बोली गई है, तभी नेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके बोली है, वरना मैं उल्टी सीधी बात बोलता नहीं हूँ। तो भैया
ये होता ये है कि साहब एक ज़मीन है या एक प्रॉपर्टी है जिसका एक मार्केट रेट के हिसाब से मान लो 1 लाख रुपए महीना किराया है, जो वक्फ बोर्ड में जाना चाहिए। करते ये लोग ये हैं कि एक प्रॉपर्टी है जिसका किराया 1 लाख रुपए महीना है मान लीजिए, उसको 1,000 रुपये महीना पर किराए पर ले लेते हैं। और ये रूल है कि 30 साल तक एक आदमी एक प्रॉपर्टी से 30 साल से ज़्यादा अपने पास रख नहीं सकता। 30 साल बाद वो अपने किसी रिश्तेदार के नाम उस चीज़ को करवा देता है। 70 साल से ये गेम चल रहा है। मुसलमानों को इस चीज़ के लिए सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस चीज़ की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हिंदू की ज़मीन भी कब्जा करी जा रही है, मुसलमान की भी की जा रही है। मुसलमान जो अल्लाह के नाम पर, कौम के नाम पर देकर गया था मेरे साथियों, जिसका 1 लाख रुपए किराया निकल के, मैंने चलो मान लिया, फिर से दोहरा रहा हूं, कहीं कौम के काम आना चाहिए था, वहां पर 1,000 रुपए मिल रहा है मुसलमानों, और तुम इसी में खुश हो और इसी में जो तुम्हें बलगला रहे हैं और बहका रहे हैं, तुम उन्हीं की वाह वाह करते हो और मुझको गाली देते हो। अब मैं बता दूं, मैं सरकार से का नाराज हूं, फिर अपना वीडियो खत्म करूंगा। और नाराज हूं, बिल पूरा पढ़ा मैंने कल रात को बैठकर डिटेल में। डीएम का इन्वॉल्वमेंट होगा, फलाना होगा, सर्वे होगा, सब मान लिया। डीएम का भी इंटरफेरेंस होगा, फाइनल डिसीजन इसका होगा, 6 महीने के अंदर ट्रिब्यूनल अपना फैसला करेगा, जिसके आप अपील में जा सकते हैं। पहले आप रिवीजन में जा सकते थे, रिवीजन और अपील में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो कभी लीगल लेक्चर करूँगा तो डिटेल में बता दूँगा। तो ये सब चीज़ें मैंने मान ली, लेकिन इस डिबेट में जो मैं बार बार सवाल पूछ रहा था, उसका समाधान सरकार ने डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद को नहीं दिया कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों, वाई ट्रिब्यूनल, वाई। यार ये मुझे बड़ा आधा अधूरा लगा ये बिल, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। यार सीधे ये कहो कि अगर वक्फ बोर्ड किसी जगह को क्लेम करता है, वो मुस्लिम को या हिंदुओं को, हिंदू की मैं बात नहीं कर रहा, मैं हमेशा बीच का रीजनेबल, लॉजिकल, लॉफुल रास्ता बताता हूं। चाहे सरकार हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे नीट के स्टूडेंट्स हो, मेरा काम है लॉफुल रास्ता बताना। तो मेरे भाई, आपने, वक्फ ने कहा ये जमीन हमारी है, वो जमीन सत्य प्रकाश की है, सलीम अहमद की है, ये 2 मिनट के लिए भूल जाओ। आप अपने कागज तैयार करिए, खसरा खतौनी तैयार करिए, फलाना तैयार करिए। आप सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन जाइए, वहां पर एक प्रिंट डालिए, वहां पर एक वाद दाखिल करिए, कोर्ट उस चीज को देखेगा। कोर्ट दूसरी पार्टी को, जिसको आप पार्टी बनाएंगे, नोटिस इशू करेगा, तारीख बताएगा, वो अपने कागज लेके आएंगे। कोर्ट को अगर कोई शंका होगी तो कोर्ट अपनी कोर्ट से कोई कमिश्नरी भेज सकता है, जो कोर्ट के आदेश पर एक सम्मानित वकील जाता है, सरकार उसको सपोर्ट करती है कि आप जाके ये वहां से रिपोर्ट लेके आइए। या कोर्ट डीएम को आदेश दे सकता है कि इस प्रॉपर्टी की रिपोर्ट 3 महीने के अंदर आप हमारे कोर्ट में करिए। डीएम एडीएम से बोलेगा, एडीएम एसडीएम से बोलेगा, एसडीएम तहसीलदार से और आपके लेखपाल से बोलेगा, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, डीएम का उस पर साइन हो जाएगा। अब सिविल कोर्ट में 3 कागज होंगे, एक वक्फ का जो क्लेम है, एक जो अपोजिट पार्टी ने अपनी तरफ की बात रखी है, और एक जो सरकार की डीएम की रिपोर्ट आई है। और उन तीनों डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप एक समय बता दीजिए कि साल भर के अंदर सिविल कोर्ट को इस पे अपना फैसला सुनाना है, किसको क्या भाग देना है, जैसे एक टाइटल सूट में होता है। मैं ये सोच रहा था कि ये अमेंडमेंट आएगा, और मैं इतने दिन से यही बात आर्ग्यू कर रहा हूं, लेकिन फिर वही ट्रिब्यूनल होगा और ये होगा और वो होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जितनी भी ये प्रॉपर्टी है, इसका रेंट पर, कितने में ये प्रॉपर्टी रेंट पर उठनी चाहिए और उससे कम पर नहीं उठ सकती है, ये डीएम का सर्कल रेट तय कर दे कि ये प्रॉपर्टी का जो रेंट है ये 1 लाख रुपए महीना है, प्लस माइनस 10% सर्कल रेट के हिसाब से। अब चाहे वो प्रॉपर्टी कोई मुसलमान आके ले, या कोई हिंदू आके ले, या कोई बैंक आके ले, ये अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि तुमको उस 1 लाख रुपए से मतलब होना चाहिए, उसका रेंट एग्रीमेंट वक्फ बोर्ड के साथ हो जाए। तुम्हें मुसलमानों उस 1 लाख से मतलब है या उस 1000 से मतलब है जो चार मीनारा का जाहिल दे रहा है, जो जावेद अहमद आरोप लगा रहा है कि 3000 करोड़ की संपत्ति पर बैठा, और ऐसे ना जाने कितने लोग बैठे हैं। दूसरी ये चीज होनी चाहिए, और तीसरी ये चीज होनी चाहिए, जो वक्फ की प्रॉपर्टी में जितना भी किराया आ रहा है वो कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, ये भी गवर्नमेंट को पूछने का अधिकार होना चाहिए। ये भी पूछने का, जैसे
मंदिरों में होता है। तो इस तरह से हर चीज का अगर नियत साफ है, बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। आप लोग मिशन भारत में मेरी मदद करते हैं, मेरा समर्थन करते हैं। कल को मेरे पास कोई डीएम का लेटर आता है कि साहब कितनी जमीन है, ये जमीन आपने कहां से ली, कितने बच्चे हैं, उनका नाम बताइए, उनके आधार बताइए, टीचर कौन पढ़ाने आते हैं ये बताइए, आपके पास पैसा कहां से आता है ये बताइए, और पैसा कहां खर्च होता है ये बताइए, तो मैं ये जवाब दूंगा कि साहब 14 दिन का मुझे समय दे दीजिए, पूरी फाइल बना के डीएम के दफ्तर में जाके पेश कर दूंगा और एक उसकी रिसीविंग ले लूंगा। इस चीज से मुसलमान को परेशानी है क्या? कागज से और सर्वे से मुसलमान को परेशानी क्यों है? जब हम कोई संस्था चला रहे हैं लाइक मिशन भारत, जब हमें नहीं है, वो इस मारे है क्योंकि तुम्हारे लीडर वहां पर चोरियां कर रहे हैं और तुम्हें पता है चोरियां कर रहे हैं, लेकिन तुम इतने मूर्ख और इतने जाहिल हो कि तुम समझ ही नहीं पाते कि कौम का नुकसान हो क्या रहा है। ये एक चीज है, बहुत अच्छा कदम है, पर इसको इंप्रूव करा जा सकता था। मुझे लगता है आगे भी इसमें कहीं ना कोई कंफ्यूजन बन। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा पहली बात तो आ गई तलाक पर। अगर डॉक्टर रिजवान ने बात की है तलाक के बाद का खर्चा या पहले का खर्चा, उस पर मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन इतना पता तलाक के बाद तो बिल्कुल हक ही ख़त्म हो जाता है। हाँ बच्चे हों तो शायद उनका मुझे लगता है खर्चा। अगर बीवी नेक्स्ट शादी कर लेती है तो उसका नहीं, मतलब तलाक के बाद ये क्लेम करना बनता कि भाई मुझे उस बंदे से जो है खर्चा चाहिए या को लेन। वो बात ऐसी है भाई रुखसार के खर्चा क्या है, जब वो लड़की उस लड़के के निकाह में होती है ना मेरे भाई, ऑब्वियसली वो खर्चा तो उस पर वाजिब फ़र्ज हो जाता है। वो उसके घर में आती है, उसी ने तबाह कर देना है। उसके बाद एक और खर्चा होता है जो मर्द ने करना होता है, लेकिन वो मर्द के जिम्मे होता है। ये भी खूबसूरती सुन ले, और औरत को पाबंद नहीं है, औरत से पाबंद है उसके बच्चों की तरबियत। बात सुन लो क्लियर हो जानी चाहिए। उसके अलावा एक और खर्चा था जो मर्द ने करना था, लेकिन आज की सोसाइटी में वो मर्द नहीं करता, वो औरतें करती हैं। भाई शादी का जो खर्च होता है ना, जो जहेज़ वगैरह ये सामान घर का लेना देना होता है, ये सारा मर्द के ज़िम्मे शरअ मोहम्मद ये कहती है। और उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद भी मेरे भाई जो निकाह में हक महर होता है वो भी खर्चा होता है। औरत अपनी मर्जी से जितना चाहे ले सकती है, उसमें कोई हद नहीं है। दो बातें होंगी। तीसरी बात, और तलाक के बाद का खर्चा। तलाक के बाद का खर्चा क्या है कि अगर आपने पहले हक महर नहीं दिया मेरे भाई, चलो जी आपने पहले अगर हक महर नहीं दिया, चलो किसी बात से आप दोनों तरफ से दोनों पार्टी आपस में बैठ गई, चलो कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, या और रज़ामंदी से, तो मेरे भाई आप तलाक देने से पहले वो हक महर देंगे। आप तलाक दे दी, आपको वो हक महर बनता है वो आप दे ही देंगे। अच्छा एक और सुन्नत है। सुन्नत ये है कि जब औरत आपके घर से जाती है तो इखलाकन और जो सुन्नत का तरीका ये है कि उसे अपने पास से कुछ देकर मतलब रवाना करें। ये ना हो कि आप कहें कि जो मैंने सोना डाला हुआ है। अच्छा सोने की बात मतलब थोड़ा सा बात काफी लेंथी हो गई है। हाँ इसके अलावा जो ऊपर वो कहती है कि मुझे मंथली खर्चा चाहिए, वो नहीं है मेरे खत्म हो गई। अच्छा बात अब आई है वक्फ बोर्ड पर और दरबारों पर कि वो अंडर है वक्फ बोर्ड के, और वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। मैं इस चीज़ का से एग्री करता हूँ। हमने एक वीडियो पूरी इस पर की थी, मैं आई थिंक इस पर आधा घंटा में बोला भी था कि वक्फ बोर्ड दे दो, कोई रेलवे बनाना चाहता है बना लो, कोई कुछ भी बनाना चाहता है बापों की ज़मीन पर जहाँ बनाना चाहता है बना लो। बाबे पावरफुल हुए तो खुद ही ले लेंगे। बाद में निकाल के उसने भी एक लफ्ज़ बात की थी, और मैंने एग्जाम्पलें अपनी लाइफ से 3-4 एग्जाम्पलें दी थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद देखी हैं, जो कि मतलब कि मेरे साथ हो चुकी हैं, पर्सनली तौर पर मैंने देखी हैं, और जो मैंने मतलब जिसे कहते हैं आप बीती हुई। तो वक्फ बोर्ड पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान के जो बड़े दरबार हैं, और इसके अलावा मैं एक बात करूँगा, अगर हिसाब किताब हुकूमत के पास है ना, तो कल मैं उनके साथ जो भी नरमी गरमी होता है उसका हिसाब किताब भी हुकूमत से होगा, वक्फ बोर्ड से नहीं होगा मेरे भाई। और वक्फ बोर्ड को बनाते कौन है? हुकूमत वाले ही बनाते हैं ना, क्या एक महकमा आप इसके लिए काम करें। तो मेरे भाई अपनी सरदर्दी अपने सर क्यों लेते हो? जो हुकूमत है उसका काम है करने दो मेरे भाई। अच्छा डॉक्टर रिजवान ने वीडियो अपनी चलाई थी, उसमें वो बोल रहे थे कि मुझे मजहबी स्कॉलर ना कहो, मुझे एडवोकेट कहो, क्योंकि मजहबी स्कॉलर्स की इंडिया में या पूरी दुनिया में इज्जत नहीं रही। तो ये खराब किसने की है? सवाल ये है, ये खराब भी तो इन्हीं उलमा कराम ने की है, इन्हीं की शक्ल स्कॉलर की है।
चले बात ये है, असल मेन मुद्दा हमारा ये है कि वक्फ बोर्ड असल में जो दरबार है, या जिस तरह इंडिया के अंदर मज़ार है, दूसरा सॉरी मंदिर है, अगर वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनकी सारी संपत्ति, उनका सारा लेन देन वक्फ बोर्ड के अंडर है, या उनकी कोई एक मुनज़्ज़म तरीका है, बैंक हैं, ये सारा कुछ है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है, तो फिर दरबार के जो है मतवलियों को भी चाहिए कि भाई वो भी रेगुलेट करवाएं। अपनी तनख्वाह लगा लें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मलंगों को क्या ज़रूरत है, मलंग तो अल्लाह के हाथ में बैठे होते। भाई हैरानगी इस चीज़ की है कि भाई ये दरबार वालों के नाम से करोड़ों कमाते हैं, ठेके उठाए जाते हैं मेरे भाई। मैं इधर फैसलाबाद में हमारा एक बड़ा मशहूर दरबार है, इमाम जलवी। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कौन थे कौन नहीं थे, सैयद थे नॉन सैयद थे, वली थे भी कि वैसे मज़ार बना दिया गया, ये अब अल्लाह बेहतर जानता है। ये स्टोरी मिथ है, इसके बारे में मुख्तलिफ मिथ हैं कि वो वली भी थे कि नहीं थे, लेकिन इतना है कि वो नॉन मुस्लिम सॉरी करो सैयद नहीं थे, ये भी सुनने में आता है। अब अल्लाह बेहतर जानता अल्लाह के क्या उधर। तो उधर मैं गया था, तो भाई कम से कम एक मज़ार है, उस पर 4-5 जो लोग हैं ना, मतलब मुख्य जगहों पर अपनी ना कचहरी गद्दियाँ लगा कर बैठे हैं, फलाना सैयद फलाना तो फलाना तो फलाना, और उनके आगे हमारे जहल लोग जो है वो जो सर झुकाए बैठे जाते हैं, वहाँ पर पढ़े लिखे नहीं जाते, सर झुकाए बैठे हैं। और जो पीर कह रहा है, पीर औरतों के जिस्मों पर हाथ भी फेर रहे हैं, पीर औरतों के जिस्मों के साथ पता नहीं क्या क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमारा ईमान है और ये हमारा अकीदा है। ये ऐसे ईमान और अकीदे पर मैं तो अल्लाह की लानत भेजता हूँ, और इससे क्या कह सकता हूँ। और मतलब वो उन्होंने अपनी एक जरिया बनाया हुआ है खाने का। तो मैं ये कहता हूँ इन दरबारों की जितनी जो प्रॉपर्टी है, ये जितने भी बातें हैं सर, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं जो असल सैयद है ना, और जिन्हें दीन की तालीम का पता है मेरे भाई, वो ऐसा काम नहीं करते, ना ही किसी की इज्जत के साथ खराबी करते हैं। ज़्यादातर आप 90% मैंने देखा है ऐसे चल रहा है, धमालें डाली जा रही हैं, औरतों को दम छू हुआ जा रहा है, शुभ शुभ हुआ जा रहा है। वो शुभ शुभ वाले इकरार लसन ने भगा नहीं दिया उसको, शुभ शुभ सरकार को। ये अंदर से खोखले होते हैं, डर होते हैं, क्योंकि अंदर से 2 नंबर होते हैं, तब भी ये भागते हैं। अगर ये अंदर से कायम हो, अंदर से ये ठीक हो, तो ये क्यों भाग कर गया है शुभ शुभ वाली सरकार? वो कौन है, मुझे इसके बारे में पता। वाह, ये तुम्हें शुभ शुभ वाली सरकार नहीं पता, तुम्हें फिर पता किसका? मैं भी इस वीडियो में जो डॉक्टर रिजवान का मौक़िफ़ इसकी तायद करता हूँ, और वो सही बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को कंट्रोल रेगुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट को चाहिए दरबार हो, मंदिर हो, गिरजे हो, सब की उसकी देखभाल गवर्नमेंट करे, और गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करे, ना कि अपनी प्रॉपर्टियाँ बना कर ये जो मलंग हैं ये बैठ जाए। मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ। अगर मंदिर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वक्फ बोर्ड के अंडर आते हैं, तो फिर मज़ारात को भी अंडर में आना चाहिए। बात ही सिंपल सी है। इसमें वावेला करना, जिस तरह पहले हलाल सर्टिफिकेशन का बड़ा वावेला किया गया था, तो इस तरह की ये बातें मुझे नहीं अच्छी लगती कि आप एक रेगुलेशन चल रही है, अगर आपको सिक्योरिटी मिल रही है, आपको खाना मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है आपके मज़ारों को, तो फिर आपको क्या मसला है गवर्नमेंट के अंडर? क्योंकि वो गफलू बंद हो जाएंगे, शबंटू बंद हो जाएंगे जो आप ऊपर से कमाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। ठीक है ना? तो खैर रिजवान की बातें सारी ठीक थी, बेहतरीन थी, लेकिन जो मजहबी स्कॉलर ने बात की है वो मुझे नहीं लगता कि उसको ये करनी चाहिए थी। वो नॉट फेयर, बस इतनी कहूँगा। मिलता नहीं वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।